सिंधु से उस पार रहने वाले जो लोग थे वो सौ का उच्चारण नहीं कर पाते थे, हौ करते थे, इसलिए सप्त का हफ्त हो गया, सिंधु का हिंदू हो गया। महाभारत में जिस सप्त सिंधु की बात आती है उसमें सिंधु नहीं है। जिस सिंधु को आजम कह रहे हैं वो सिंधु नहीं है। सप्त सिंधु में जब हम बात कर रहे हैं तो सरस्वती और सिंधु, जिसको पाणिनि दरद सिंधु कहते हैं, इस सिंधु से इधर और उस सरस्वती से उधर बीच का जो क्षेत्र है वही सप्त सिंधु क्षेत्र है। कम से कम पाणिनि को यह उस कालखंड में, यानी आज से 2500 साल पहले, यह स्वीकार नहीं है। सप्त सिंधु डिकोडिंग दी जियो कल्चरल आइडेंटिटी। अब प्रश्न तो सबसे पहले आता है, डिकोडिंग द जियो कल्चरल आइडेंटिटी फॉर व्हाट? जियो कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द सप्त सिंधु रीजन, जियो कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द आर्यावर्त, जियो कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ ब्रह्मावर्त, जियो कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द वाहिक रीजन, जियो कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ भारतवर्ष, जियो कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ जम्बूद्वीप। There are several questions. तो स्वाभाविक है कि अगर आज हम बात कर रहे हैं और आदरणीय लिली पांडे जी ने हम सबको बताया भी कि हम आजादी के अमृत पर्व को केंद्रित करके अगर ये बात कर रहे हैं, दुनिया की बदलती हुई पॉलिटी के आलोक में बात कर रहे हैं, तो इसे जियो कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ भारतवर्ष के रूप में लेना चाहिए। सप्त सिंधु का क्षेत्र भारतीय इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, उपेक्षित भी उतना ही है। यह तो हमने मान लिया कि सिंधु से उस पार रहने वाले जो लोग थे वो सौ का उच्चारण नहीं कर पाते थे, हौ करते थे, इसलिए सप्त का हफ्त हो गया, सिंधु का हिंदू हो गया, उनकी जबान फिसलती थी। तो एक बात तो समझ में आती है। एक चीज और हमने मान लिया, सप्त सिंधु में सिंधु नाम की एक नदी है और शेष 6 और नदियां हैं, और इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वह सप्त सिंधु क्षेत्र है। विदाउट डिकोडिंग दिस मिसनॉमर, दिस मिसकॉन्सेप्शन regarding the Sapta Sindhu region, we cannot decode the cultural identity of भारतवर्ष। सातों की सातों सिंधु हैं, उसमें सिंध भी है। तो इसको समझेंगे कैसे कि एक तरह सप्त सिंधु कह रहे हैं, 7 नदियों का क्षेत्र कह रहे हैं, फिर जब प्रॉपर नाउन नदियों का कह रहे हैं तो उसमें सिंधु एक ही नदी है, शेष 7 नदियों के अलग अलग नाम है और भिन्न भिन्न कालखंडों में भिन्न भिन्न नाम रहे हैं। फिर सप्त सिंधु की अवधारणा भारत में एक ही प्रकार की अवधारणा नहीं है। महाभारत में जिस सप्त सिंधु की बात आती है उसमें सिंधु नहीं है। जिस सिंधु को आजम कह रहे हैं वो सिंधु नहीं है। सप्त सिंधु की जो अवधारणा हम ले रहे हैं उस सप्त सिंधु में गंगा यमुना नहीं है। वस्तुतः इसके लिए कोई एक लिंक तलाशना पड़ेगा। वह लिंक जो सिकंदर का आक्रमण में मान लेता हूं भारत पर था, उसके पूर्व के भारत और उसके पश्चात के भारत को ठीक ढंग से समझ सके।
अब इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से कितनी कठिनाई होती है, कठिनाई तो पूरी की पूरी जो हमारी सप्त सैंधव सभ्यता है, उस सप्त सैंधव सभ्यता को हमने कभी मोहनजोदड़ो सभ्यता, हड़प्पन कल्चर, द्रविडियन कल्चर, इसके नाम पर गलत ढंग से समझा। गलत समझने का कारण था कि जो लोग समझा रहे थे वो टुकड़े टुकड़े में बांट के समझा रहे थे। वो क्यों समझा रहे थे? उनके नाम भी वो अपने ढंग से रखने की कोशिश कर रहे थे। हमारा वर्तमान कश्मीर इसका बड़ा उदाहरण है कि किस प्रकार से जम्मू भी किस प्रकार से नाम बदल करके इतिहास बदला गया है। इसलिए सबसे अधिक जरूरी है, जो मैंने इसीलिए शुरू किया कि सप्त सिंधु हम कह रहे हैं तो कहना क्या चाहते हैं, तो वो कौन सा तरीका होगा? वो कौन सा तरीका होगा जिसके आधार पर हम कोई मध्यमान मान करके डिसाइफर करें जो प्रॉपर नाम यूज है, जो संज्ञाएं प्रयुक्त हैं स्थानों के, व्यक्तियों के, राज्यों के, भाषाओं की जो संज्ञाएं प्रयुक्त हैं, जब तक उनकी पहचान नहीं होगी तब तक वस्तुतः सप्त सिंधु समझ में नहीं आएगा। अब इसके लिए एक रास्ता तो है, और वो रास्ता क्या है? हम कह सकते हैं कि संहिताओं में भी इंटरपोलेशन हुआ होगा। हम कह सकते हैं कि हमारे उपनिषदों में भी इंटरपोलेशन हुआ है। हम कह सकते हैं भारतीय इतिहास के लेखन की जो परंपरा, राजतरंगिणीकार अपने पूर्ववर्ती इतिहास की जो लेखन की परंपरा कर रहा है, वो भी डिस्टॉर्टेड हो, संभावनाएं हैं। लेकिन एक चीज ऐसी मिलती है जिसको अगर हम केंद्रित करके भारत के इतिहास को, विशेष करके सप्त सिंधु के इतिहास को, सप्त सिंधु की जाग्रफी को, और सप्त सिंधु की जाग्रफी और वहां के जन के द्वारा जो 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 जियो कल्चरल इथॉस है, उसको समझने की कोशिश की जाए, तो इसके लिए सबसे आसान और सबसे प्रामाणिक रास्ता मुझे लगता है कि पाणिनि है। वैसे मजाक तो पाणिनि के साथ भी कब नहीं हुआ है। पाणिनि अपने ग्रंथ को स्वयं वृत्ति सूत्र कहते हैं। हमने उसको अष्टाध्यायी सूत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया। अब वृत्ति और सूत्र दो प्रकार के टेक्स्ट, सूत्र पर वृत्ति होती है। पाणिनि अपने ग्रंथ को, अष्टाध्यायी को वृत्ति सूत्र कहते हैं, अपने ग्रंथ को संग्रह ग्रंथ कहते हैं। संग्रह ग्रंथ भी एक टाइप ऑफ टेक्स्ट है जिसमें उस काल में प्रचलित विविध सिद्धांतों को सामने रखते हुए समीक्षा पूर्वक जो स्वीकार्य सिद्धांत है, युक्ति और प्रयोग दोनों के आधार पर उसको स्वीकार किया जा सकता है। भरत का नाट्यशास्त्र आप पढ़, अष्टाध्यायी सूत्र, ये दोनों ही एक प्रकार का संग्रह है। पूर्ववर्ती व्याकरणों में, प्रचलित व्याकरणों में आवश्यक संशोधन करते हुए, उसको वैज्ञानिक आधार देते हुए उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की। बाद में उसको और अधिक वैज्ञानिक आधार तो दिए गए, लेकिन सूत्र बदले नहीं गए, केवल क्रम बदले गए। खैर, उसकी जरूरत भी नहीं है। अगर हमें डिकोडिंग सप्त सिंधु फॉर द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ नेशन की दृष्टि से करना है तो उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें प्रॉपर नाउन्स का प्रयोग बहुत है।
और उन प्रॉपर नाउन्स के बनने की पूरी प्रक्रिया को उन्होंने परिभाषित भी किया है। परिभाषा भी एक बहुत टेक्निकल टर्म है, किसी भी चीज को डेफिनेशन इज नॉट परिभाषा इन पाणिनियन ग्रामर। इन एब्सेंस ऑफ एनी रूल द स्पेकुलेशन ऑफ ए रूल इज परिभाषा। दैट इज नॉट डेफिनेशन, दैट इज नॉट क्लास डिफरेंस या कैरेक्टरिस्टिक स्टेटमेंट। अब इस दृष्टि से विचार करें तो बहुत सारी चीजें कहते हैं पाणिनि। सबसे पहले संपूर्ण भारतवर्ष को वो दो हिस्सों में बांटते हैं, एक उदीच्य क्षेत्र है, दूसरा प्राच्य क्षेत्र है। पाणिनि खुद तो उदीच्य क्षेत्र से है, लेकिन इन दोनों के बीच मध्य क्षेत्र की चर्चा करते हैं पाणिनि। और जो भरत जनपद है, जिसका केंद्र अंबाला कुरुक्षेत्र पानीपत का कोई इलाका बनेगा, जहां से होकर के सरस्वती बहती थी, क्योंकि पाणिनि ये भी उल्लेख कर रहे हैं कि वो बालू में लुप्त हो गई है। तो एक चीज तो स्पष्ट है, सप्त सिंधु की अवधारणा भारतीय सभ्यता में कोई एक विशिष्ट अवधारणा नहीं है कि इस ज्योग्राफिकल रीजन को समझेंगे तो सप्त सिंधु बनेगा। सप्त सिंधु में जब हम बात कर रहे हैं तो सरस्वती और सिंधु, जिसको पाणिनि दरद सिंधु कहते हैं, दैट इज नॉट सिंधु ओनली, दैट इज द दरद सिंधु। अब दर्दिस्तान से हम उसको समझ सकते हैं कि उस पूरे इलाके को लेकर के उस ज्योग्राफिकल रीजन में बहने वाली जो नदी है, जो हिंदुकुश से नीचे भारत की सीमाओं की निर्मित कर रही थी, वो दरद सिंधु से लेकर के सरस्वती तक का जो क्षेत्र है वह सप्त सिंधु, एक ज्योग्राफी सप्त सिंधु की वह बनती है। पौराणिक काल तक आते हुए वो सप्त सिंधु तो कृष्णा और कावेरी तक पहुंचती है। लेकिन हम दो दृष्टियों से सप्त सिंधु का विचार करेंगे, एक सरस्वती को केंद्रित करके और एक दरद सिंधु को केंद्रित। अब सप्त सिंधु के बारे में हमने अवधारणा बनाई कि सिंधु से इधर और सरस्वती से उधर बीच का जो क्षेत्र है वही सप्त सिंधु क्षेत्र है। कम से कम पाणिनि को यह उस कालखंड में, यानी आज से 2500 साल पहले, यह स्वीकार नहीं है। इन नदियों के से प्रभावित जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा सप्त सिंधु का क्षेत्र स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए वह फिर कभी वो सरस्वती की बात हम करते हैं, वो लुप्त हो गई, लेकिन उसी कालखंड में कुरुक्षेत्र से आसपास बहने वाली नदी शारावती, गग्गराज की, वह बह रही है और उसको केंद्र करके वह मध्य क्षेत्र निर्धारित करते हैं। अब इसको सिर्फ इस रंग से सप्त सिंधु को डिकोड करना है तो फिर अब समझना पड़ेगा कि एक ज्योग्राफी फिर मनुस्मृति में आती है। मनुस्मृति में आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त और मध्य देश, इनका विभाजन तो है। दक्षिणावर्त को हम छोड़ते हैं, लेकिन ये 3 विभाजन तो है। वहां आर्यावर्त सप्त सिंधु क्षेत्र नहीं है। पाणिनि जब कह रहे हैं तब आर्यावर्त सप्त सिंधु का, यानी हिंदकुश से लेकर के और गंगा यमुना तक, ये आर्यावर्त है। लेकिन मनुस्मृतिकार आर्यावर्त वह सरस्वती से लेकर के और गंगा यमुना तक कहता है।
गंगा यमुना के संगम तक, प्रयाग तक। अब मजेदार बात है कि उसकी परिभाषा में काशी, जो बाद में आर्यावर्त के केंद्र के रूप में विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा, भारतवर्ष के केंद्र के रूप में विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा, वो नहीं आता अभी। वैदिक साहित्य में है, बौद्ध साहित्य में काशी वाराणसी केंद्र में है। तो अब समझना है सप्त सिंधु को, तो किस रूप में समझना पड़ेगा। अब इस सप्त सिंधु को केवल सप्त सिंधु क्षेत्र के रूप में ही समझ लिया गया था, ऐसा नहीं था। फिर इसके भी रीजन बनाए गए हैं। अब इसका रीजन एक तो मध्य, जहां भारत जनपद पड़ता है, वहीं जो उदीच्य क्षेत्र है, उस उदीच्य क्षेत्र का मध्य त्रिगर्त पड़ता है। त्रिगर्त का क्षेत्र 3 नदियों का क्षेत्र है, और वो 3 नदियां आज की सतलज, रावी और व्यास हैं। फिर वो वाहिक क्षेत्र की बात करते हैं। ये जो वाहिक क्षेत्र है, ये वाहिक क्षेत्र ही वस्तुतः आज का सप्त सिंधु क्षेत्र है। वाहिक क्षेत्र क्या है, जिसको हम सप्त सिंधु समझ रहे हैं, वह सप्त सिंधु क्षेत्र, वाहिक क्षेत्र, सिंधु से पूरब और सरस्वती से पश्चिम, यानी सिंधु और सरस्वती के बीच, सिंधु में कहा दर्द सिंधु के बीच का जो क्षेत्र है, यह वाहिक क्षेत्र है। अब इसको नहीं ठीक से समझेंगे अगर, तो अब इस वाहिक क्षेत्र में त्रिगर्त भी आता है, इस वाहिक क्षेत्र में गंधार भी आता है, गंधार का एक हिस्सा। इस वाहिक क्षेत्र में त्रिकूट पर्वत श्रेणियां भी आती हैं। इस वाहिक क्षेत्र में कश्मीर मंडल भी आता है। अब वाहिक कहने के पीछे जो वहन करती है, जो ढो रही है, किस चीज को ढो रही है? एक तो पानी ढो रही है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र पानी ढो रहा है। दूसरा क्या ढो रहा है? तो वह ढो रहा है सरस्वती को, ज्ञान को, जो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब इस पूरी अवधारणा को जब हम वेदों के पढ़ने पढ़ाने की भारतीय प्रणाली है, मैं बार बार कहूंगा कि हमने जो इतिहास समझने की कोशिश की, वो इतिहास कीथ और मैकडवेल के इंटरप्रिटेशंस के आधार पर समझने की कोशिश की। हमने उस परंपरा का उल्लंघन किया। इतिहास और संस्कृति को समझने में जो परंपरा ऋग्वेद से लेकर के कम से कम सायणाचार्य तक निरंतरता में चल रही है, विद सर्टेन रूल्स ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द वैदिक कॉर्पस चल रही है। मनमाना अर्थ करने की किसी को छूट नहीं है। पाणिनि भी उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं पाणिनि को केंद्र में रख करके इसलिए कह रहा हूं कि पोस्ट पाणिनि और प्री पाणिनि, हमने संस्कृत को 2 हिस्सों में बांट दिया कि प्री पाणिनि जो संस्कृत है वो वैदिक संस्कृत है, पोस्ट पाणिनि जो संस्कृत है वो क्लासिकल संस्कृत है या लौकिक संस्कृत है या ऑर्डिनरी लैंग्वेज है। पाणिनि को तो ये स्वीकार नहीं है, वो तो भाषा का संस्कार कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से कि पाणिनि के बाद संस्कृत भाषा में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। कुछ पारंपरिक कारणों से या कुछ क्षेत्र विशेष की भाषा से आए हुए पदों को छोड़ दिया जाए तो कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। फिर अब समझना पड़ेगा कि सप्त सिंधु क्षेत्र के आधार पर भारतवर्ष को क्यों समझेंगे। तो जब मैंने कहा कि जो कुरुक्षेत्र है या हस्तिनापुर है या इंद्रप्रस्थ है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, 200-400 किलोमीटर
व्यापक के क्षेत्र में कोई बड़ा अर्थ नहीं रखता। और जैसे जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपने खुदाई के क्षेत्र का विस्तार करता जा रहा है, ये बात प्रमाणित होती चली जा रही है। ताजे एक्सप्रेशन उसको और अधिक प्रमाणित कर रहे हैं कि यह सभ्यता का मध्य क्षेत्र है। महाभारत में एक उल्लेख आता है जो पाणिनि, अब मैं तो महाभारत को पाणिनि के पहले मानता हूं, लेकिन किसी भी स्थिति में उसे पाणिनि के आसपास तो स्वीकार करना पड़ेगा। पाणिनि के पहले इसलिए मानता हूं कि भारत का वह एकमात्र ऐसा महाकाव्य है जिसमें हर चौथे पांचवें श्लोक के बाद कोई ना कोई ऐसा प्रयोग जरूर प्राप्त होता है जो पाणिनि को स्वीकार नहीं है। और पोस्ट पाणिनि कम से कम महाकाव्यों के लेखन में किसी कवि की, किसी भी लेखक, किसी भी रचनाकार की इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि इतना पाणिनि के विरुद्ध प्रयोग कर सके। अब वह अर्जुन दिग्विजय की जब चर्चा कर रहा है महाभारत का, तो वह अर्जुन के दिग्विजय को हिंदकूश तक बताता है। अर्थात ये जो भारतवर्ष है, महाभारत को मैं इसलिए केंद्र में कर रहा हूं कि पहली बार भारत शब्द जियो कल्चरल संदर्भों में स्पष्टता के साथ किसी टेक्स्ट में प्राप्त होता है तो वो महाभारत है। इसलिए सप्तसिंधु का वह स्वरूप जो सरस्वती और सिंधु के बीच हम स्वीकार कर रहे हैं, सप्त सिंधु का वह स्वरूप सरस्वती से उदिच्य क्षेत्र और सरस्वती से प्राच्य क्षेत्र के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। तब तो सप्त सिंधु की दो अवधारणाएं साफ साफ दिखाई दे रही हैं, एक प्राच्य क्षेत्र की है और एक उदिच्य क्षेत्र की है। हम प्राच्य क्षेत्र के, उदिच्य क्षेत्र के सप्त सिंधु पर अपने को केंद्रित करते हैं, जिसकी तरफ आदरणीय कौल जी ने हमको कहा भी और स्वाभाविक रूप से हम सब उसी के लिए एकत्रित आए हैं। तो इसको करना क्या होगा, इसको करने का रास्ता क्या होगा? मैं पाणिनि को बार बार इसलिए कह रहा हूं कि ज्यादा प्रामाणिक है, इसलिए कि पाणिनि का जन्म भी दरद सिंधु के किनारे हुआ है, पार का हिस्सा है। अब उसमें आता है सप्त सिंधु से फिर पंचनद कैसे आया। ये पंचनद प्रयोग भी क्षेत्र की दृष्टि से त्रिगर्त का विस्तार करते हुए पंचनद क्षेत्र का प्रयोग, ये भी पुराना प्रयोग है। महाभारत में इसका प्रयोग आया है, पंचानाम सिंधु षष्ठानाम नदी नाम वाहिका नाम तद्दिशा। 5 नदियों का जो क्षेत्र है, और ये 5 नदियां सरस्वती और दरद सिंधु को छोड़ करके, सरस्वती को जब स्वीकार कर लेते हैं तो वह छठवीं हो जाती है। ये महाभारत काल की चावल। एक दूसरी बात और कहना चाहूंगा कि इसको सिविलाइजेशनल दृष्टि से इस क्षेत्र का महत्व क्या है, तो उस काल के यूनानी सोर्सेस जो प्री पाणिनियन सोर्सेस हैं, वो एक बड़ी मजेदार बात कह रहे हैं। हमने उस इलाके को कहा कि ये नगरीय सभ्यता का क्षेत्र है, रूरल सिविलाइजेशन नहीं है। यूनानी सोर्सेज 500 नगरों की बात करते हैं, 500 सिटीज की। सिटीज की उनकी अपनी अवधारणा है। उन्होंने वो डेमोग्राफी के आधार पर बनाया, पॉपुलेशन के आधार पर बनाया और कहा कि 10,000 के आसपास की आबादी का ही नगर होता है जिसमें का सेल्फ गवर्नेंस का कोई सिस्टम है। यह यूनानियों की समझ थी। मेगास्थनीज जब आता है तो मेगास्थनीज संपूर्ण भारत के संदर्भ में एक आता है कि यहां इतने नगर हैं कि जिनकी गिनती संभव है।
तो ये 500 नाम न यूनानी सोर्सेस से मिलते हैं और न तो मेगास्थनीज की इंडिका में 50 से अधिक की चर्चा आती है। तो ये 500 नगरों वाला जो क्षेत्र है, इसके 500 नगर कैसे आइडेंटिफाई, कैसे डिसाइफर होंगे? यहां भी 2600-2700 वर्ष पूर्व पाणिनि, आज से 2600-2700 वर्ष पाणिनि हमारे लिए एक रास्ता दिखाते हैं, और वो रास्ता ललित गुप्ता जी हैं। उन्होंने जम्मू के क्षेत्र के स्थानों के प्रॉपर नाउन को लेकर के, उनके परिवर्तनों को लेकर के बहुत गंभीर शोध किया है। लेकिन पाणिनि उस काल में 500 ग्रामों की बात कर रहे हैं। अब ये ध्यान देना है कि जिन 500 नगरों की बात यूनानी सोर्सेस कर रहे हैं, उतने ही ग्रामों के नाम पाणिनि गिनाते हैं। यह यूनानी लोगों को भारतीय सिविलाइजेशन को समझने में आया हुआ संकट है। नगर और गांव, सिटी और विलेज, रूरल सिविलाइजेशन, अर्बन सिविलाइजेशन, इस ढंग का विभाजन पाणिनि के काल में नहीं है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से विचार करें तो जिस प्रकार से पश्चिम दक्षिण की भाषा पर सप्त सिंधु की भाषा का प्रभाव है, उसका विचार करें तो एक जीवंत उदाहरण मुझे आज भी मराठी में प्राप्त होता है, जहां हर स्थान के लिए जहां मनुष्य वास करता है वहां गांव शब्द का ही प्रयोग करते हैं। मुंबई भी गांव है और पुणे भी गांव है। भारतीय संदर्भ में ग्राम प्रशासन की एक इकाई है। यह सप्त सिंधु के क्षेत्र में, और जिसको हम वैदिक सिविलाइजेशन के रूप में समझने की कोशिश करते हैं, सप्त सिंधु के उस सभ्यता में और वैदिक संस्कृति के बीच इसी संदर्भों में प्रयुक्त है। यह एक चीज अगर ठीक से समझ में आती है तो सप्त सिंधु का यह क्षेत्र भारत की संस्कृति पर आज भी जो यह बहस चल रही है कि वो तो अर्बन सिविलाइजेशन थी, हड़प्पन, मोहनजोदड़ो या इंडस वैली सिविलाइजेशन जिस रूप में उसको नाम समझा गया, और किसान आर्यों ने, चरवाहे आर्यों ने हथियारों के बल पर, अपनी ताकत के बल पर उस सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया। जो बात वैदिक लिटरेचर में ग्राम के रूप में आ रही है 2500 वर्ष बाद, वही बात जब बड़े बड़े 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का भी विकास उस कालखंड में जब भारतवर्ष में हो गया था, उस कालखंड में भी उन्हें ग्राम कहने की ही परंपरा रही है, और गांव में रहने वाले सभी ग्रामीण हैं। अब दूसरा आता है कि जिसको हम पोस्ट वैदिक एज सिविलाइजेशन कहते हैं, जिसमें ये समझा जाने लगा कि वर्ण व्यवस्था बहुत जड़ रूप ले ली है। उसकी भी कुछ चीजें सप्त सिंधु क्षेत्र से टूटती हैं। वो टूटती क्या है? पाणिनि उसमें उसी दर्द क्षेत्र को आयुध जीवियों के क्षेत्र के रूप में, छपड़कों के पूरे इलाके को आयुध जीवियों के क्षेत्र के रूप में पर्वतीय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, छपड़क का प्रयोग कर रहे हैं। उन्हें आयुध जीवी समाज के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं।
समूचा का समूचा समाज ही, समूह ही, वह वॉरियर कम्युनिटी है। और यह कॉन्टिन्यूटी पाणिनि से लेकर के और ईस्ट इंडिया के काल के रूल तक लगातार कंटिन्यूटी में दिखाई देगी। उन वॉरियर कम्युनिटीज को बाद में नोटिफाइड ट्राइब के रूप में बड़ी संख्या में बदला गया। इस कॉन्टिन्यूटी को भी समझना है तो उन शब्दों के प्रयोग को सावधानी पूर्वक समझना पड़ेगा, जिसको ट्रांसलेट करते हुए मिस इंटरप्रेट किया गया है। वस्तुतः भारत की इस सभ्यता को समझने के लिए निश्चित रूप से सप्त सिंधु महत्वपूर्ण है। सरस्वती उसका मध्यमान है। सप्त सिंधु के दो क्षेत्र बनते हैं, एक सरस्वती से प्राच्य की ओर का बनने वाला क्षेत्र है, पूर्व और उत्तर का क्षेत्र है, और एक सरस्वती से पूर्व दक्षिण की ओर बनने, पश्चिम दक्षिण की ओर बनने वाला क्षेत्र है। इन दोनों के बीच मध्यमान जब सरस्वती के रूप में विचार करते हैं तब ध्यान देता है कि यह भारतवर्ष का पूरा सांस्कृतिक स्वरूप एक जियो कल्चरल आइडेंटिटी के रूप में क्यों दिखाई देता है। फिर इसमें पाणिनि को आधार बनाते हुए जब ऋग्वेद की ओर जाते हैं तो वहां भी एक सप्त सिंधु है, जिसमें भागीरथी सीधे उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है और तीन नदियां उसकी पूर्वी क्षेत्र में की ओर बहती हैं, उत्तर से हिमालय से निकल करके पूर्वी क्षेत्र की ओर जा रही हैं, और तीन नदियां हिमालय से निकल करके पश्चिमी क्षेत्र की ओर जा रही हैं। इसकी भी पहचान केवल और केवल उस कालखंड में जो संधि का कालखंड है उसके साहित्य को पाणिनि और पाणिनि के पूर्ववर्ती प्रयोगों से समझा जा सकता है। हम जब इसको पौराणिक कालखंड जिसको कहते हैं, मैं तो मानता हूं कि पुराणों की एक कॉन्टिन्यूटी है, वो निरंतर विस्तारित होने वाले टेक्स्ट रहे हैं, लेकिन मान लें कि कोई एक कालखंड आया जब पुराणों ने एक टेक्स्ट के रूप में लिया, गुप्ता पीरियड जिस रूप में हम कह रहे हैं, तो उसको भी मान ले तो क्या है कि वह संपूर्ण भारतवर्ष का जो मानचित्र प्रस्तुत करता है, वह मानचित्र जिस आधार पर हमने बाद में इतिहास लेखन में प्रस्तुत करने की कोशिश की, डायनेस्टीज के आधार पर, रीजन्स के आधार पर, पॉलिटिकल रीजन्स के आधार पर, महाजनपदों के आधार पर, गणराज्यों के आधार पर, उस ढंग से न प्रस्तुत करने के बजाय वह विष्णु धर्मोत्तर पुराण हो या श्रीमद् भागवत पुराण, चाहे वह ज्योग्राफी प्रस्तुत करता हुआ भविष्य पुराण है, जिसको माना कि ये 16वीं 17वीं शताब्दी में कभी लिखा गया था, जैसा माना, वो सब के सब जो ज्योग्राफी प्रस्तुत करते हैं वही बड़ी मजेदार है। उसके आलोक में हमको संपूर्ण भारत में प्रयुक्त होने वाले स्थानों के नाम को समझना पड़ेगा, और सप्त सिंधु क्षेत्र में जो नाम प्रयुक्त हो रहे हैं उनको उसके आलोक में देखेंगे तो एक आइडेंटिटी दिखती है, एक कल्चरल आइडेंटिटी दिखती है। और वह क्या है कि पर्वतों और नदियों से भारतवर्ष का मानचित्र बनता है, नगरों के आधार पर नहीं बनता है। जो पर्वतों की गिनती है वो दक्षिण से प्रारंभ होती है और उत्तर तक जाती है, जिसमें हिमालय नहीं है। त्रिकूट तो है लेकिन हिमालय नहीं है। शिवालिक है, हिमालय नहीं है। तो यह समझना पड़ेगा क्यों है। नदियों की गिनती करते हैं, वह पश्चिम से पूरब की ओर करते हैं।
जो दर्द सिंधु से प्रारंभ हो करके और ब्रह्मपुत्र पर जाकर के पूरी होती है। उसी क्रम में पश्चिम भारत से लेकर के और पूर्व भारत की ओर नीचे दक्षिणावर्त का जो क्षेत्र है उसमें भी नदियों की गिनती का क्रम यही है। अब इन तीन में ध्यान देंगे तो वेद जो कह रहा है, ऋग्वेद जो कह रहा है कि भागीरथी वह सीधे उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है। और अब तो सारे अध्ययन यह स्पष्ट भी कर दिए हैं कि दो प्लेटूस के टकराने के बाद ये गंगा और भागीरथी एक कैसे होती है और गंगा के सातरे रास्ता कैसे बदलता है, और उसको भागीरथ की कथा के आधार पर हमने एक नए गंगा का जो रास्ता समझा है उसको डिकोड करने की ठीक ढंग से जरूरत है कि आखिर जो नदी भागीरथी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही थी और उसके पूर्व और पश्चिम आधार पर दो सप्त सिंधु क्षेत्र निर्मित हो रहे थे, वह उसमें से एक सप्त सिंधु रह गया, दूसरा सप्त सिंधु गायब हो गया। उसके पीछे का कारण क्या है कि यह सप्त सिंधु की अवधारणा मौलिक रूप से दर्द सिंधु से लेकर के सरस्वती के बीच की सप्त सिंधु की अवधारणा है जो निरंतरता में दिखाई दे रही है। जब इसका विचार करते हैं तो बीच की 5 नदियां वह क्षेत्र बनाती हैं जिसमें मूल मंत्रों का, मैं फिर कहूंगा, साक्षात्कार हुआ था। रचे गए थे शब्द कहने की हिम्मत में नहीं जुटा पा रहा हूं, लेकिन परवर्ती जो सप्त सिंधु क्षेत्र है जो गंगा यमुना से लेकर के और महानदी तक, यह सप्त सिंधु, 3 की ही चर्चा करते हैं, वहां गंगा यमुना और महानदी के आधार पर निर्मिति बताते हैं 3 की। ये जो सप्त सिंधु, उसमें गोमती भी आ जाती है और उसमें सरयू भी आ जाती है। तो इस सप्त सिंधु का जो क्षेत्र है वह इंटरप्रिटेशन काल है, जब आरण्यकों की रचना हो रही है, जब ब्राह्मणों की रचना हो रही है। तो सप्त सिंधु का वह क्षेत्र सभ्यता की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण होता, संस्कृति की बात छोड़ करके मैं सभ्यता की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण होता हूं, क्यों कृषि दिखाई दे रही है। अचानक कृषि की चर्चा ही वेदों में क्यों हो रही है, तो वह वाहिक क्षेत्र है जहां ज्ञान और जल दोनों नदियों के द्वारा वाहित हो रहा है और उसका मूल कश्मीर के ऊपर का त्रिविष्टप क्षेत्र है। त्रिविष्टप उत्तर में वही हिमालय का क्षेत्र, वह भारत की सीमा बनाता है, जिसको हिमालय को इसलिए पर्वत के रूप में न स्वीकार करके उसे त्रिविष्टप के रूप में स्वीकार किया गया। और हम देख सकते हैं वो त्रिविष्टप यानी आज का तिब्बत, वह संपूर्ण उत्तरी भारत की सीमाएं, हमारी जो 4,500 किलोमीटर की सीमा आज चीन से लगने लगी है, वो सारी की सारी सीमा त्रिविष्टप का वही क्षेत्र बना रहा है। तो त्रिविष्टप से दक्षिण और समुद्र से उत्तर का संपूर्ण क्षेत्र भारतवर्ष है। उस भारतवर्ष का मध्य क्षेत्र इंद्रप्रस्थ से लेकर के और कुरुक्षेत्र हस्तिनापुर के क्षेत्र में कहीं लोकेट होता है। उसका पूर्वी और पश्चिमी दोनों भाग बराबर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मैं इस अनुरोध को इसलिए कर रहा हूं कि ये जो बताया जाता है तो हम करने लगते हैं कि जो वैदिक कल्चर था वो सप्त सिंधु के क्षेत्र में विकसित हुआ।
और सप्त सिंधु के क्षेत्र से विकसित होते हुए फिर वह पूर्वी भारत की ओर चलता है। अब इसको मान ले तो पाणिनि के काल में उस सप्त सिंधु के क्षेत्र में केवल आयुध जीवियों का एक पूरा का पूरा क्षेत्र कैसे हो सकता है? केवल क्षत्रियों का कोई समाज हो सकता है क्या? अर्थात वर्ण का जो कॉन्सेप्ट था वो सोशल डिवीजन था। मैं बार बार कह रहा हूं कि भारतीय सभ्यता को और भारतीय संस्कृति को, संस्कृति केंद्रित सभ्यता दृष्टि को समझने की दृष्टि से जिन पदों और अर्थों में नामों का और व्यवसायों का प्रयोग है उनको सही अर्थों में समझे बिना सिर्फ यूनानी सोर्सेज पर विश्वास करते हुए नहीं किया जा सकता है। यूनानी सोर्सेज की समस्या क्या है? जिस इंडिका को आधार बना करके हमने चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य को समझने की कोशिश की है, उस इंडिका में पाटलिपुत्र का उल्लेख, जो भी टुकड़े मिलते हैं उसमें कहीं पाटलिपुत्र नहीं है। गंगा का उल्लेख एक दो जगह पर है, जमुना का उल्लेख बहुसा है, मैंथोरा बार बार आती है। 7 प्रकार के वर्गों की चर्चा करता है। तो इस तरह से उनको जो समझने में दिक्कत हुई थी, मैंने यही कहा था कि 500 नगरों की वो बात करते हैं, उनके हिसाब से वो सिटीज है, हमारे हिसाब से वो गांव है। अब हमारे हिसाब से वो 500 नगर यदि गांव हैं तो हमारे हिसाब से वो जो नगर सभ्यता का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा हिस्सा है वो ग्राम्य सभ्यता का हिस्सा बनता है। और ग्राम्य सभ्यता के आधार पर एक पूरी की पूरी भारत की कॉन्टिन्यूटी दिखाई देती है जिसमें अर्बन रूरल डिवीजन नहीं है, जिसमें जो वर्ण है यह प्रोफेशन नहीं है। और वो महाभारत के कालखंड में, भगवत गीता में भी दिखाई देता है कि ये जो वर्ण है प्रोफेशन नहीं है, ये क्वालिटी है, एट्रीब्यूट्स हैं बट नॉट द प्रोफेशन। इस तरह से जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को सुधारने का कोई रास्ता बनता है तो जो जुटियर कल्चरल स्टेटस ऑफ द सप्त सिंधु क्षेत्र अप टू पाणिनि and geocultural civilization of the Kashmir मंडल up to राजतरंगिणीकार कल्लड़, ये है, इसको संस्कृत शब्दों को उनके मूल अर्थों में देखने और समझने से ही सुलझाया जा सकता है, अन्यथा हमें गैप्स मिलेंगे। और भारत का इतिहास जो गैप्स का इतिहास है, उन गैप्स को पूरा करने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि हम डिकोड करें सप्त सिंधु की सभ्यता को और सप्त सिंधु की संस्कृति को। इस अनुरोध के साथ मैं अपनी बात को पूरा करूं।